Are you ready to master Hindi pedagogy? We make it easy for you. Let's begin. नमस्कार। आज हम हिंदी पेडागोजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ बेहद जरूरी सिद्धांतों पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इन नोट्स को पढ़ना नहीं, बल्कि ये समझना है कि एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है। हम भाषा की प्रकृति से शुरू करेंगे, फिर अर्जन और अधिगम का फर्क जानेंगे और कुछ बड़े मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों पर भी बात करेंगे। हाँ, और ये भी देखेंगे कि भारत की त्रिभाषा सूत्र नीति असल में है क्या। तो चलिए इन जटिल विषयों को आसान हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले भाषा की बुनियाद। भाषा आखिर है क्या? देखिए, सबसे सरल परिभाषा तो यही है कि ये विचारों, भावों और इच्छाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुल की तरह है जो हमारे अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। इन नोट्स में इसकी कुछ खासियतें भी बताई गई हैं जो काफी दिलचस्प हैं। जैसे ये एक अर्जित संपत्ति है, मतलब हम इसे सीखते हैं, यह हमें खून में या विरासत में नहीं मिलती। सही कहा। कोई भी बच्चा जन्म से ही कोई भाषा बोलते हुए तो पैदा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसी से जुड़ा दूसरा बिंदु है कि भाषा सामाजिक होती है। ये समाज में ही बनती है, समाज में ही विकसित होती है। इसीलिए तो ये हमेशा बदलती रहती है। एक बहती नदी की तरह है ना? हाँ बिल्कुल। आज की हिंदी 50 साल पहले की हिंदी से काफी अलग है। और एक और बात जो इन नोट्स में लिखी है कि भाषा का प्रवाह हमेशा कठिन से सरल की ओर होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हमें लगता है चीजें मुश्किल होती जाती हैं। पर भाषा आसान होती जाती है। और यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी तथ्य है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अच्छा, वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा वाला मामला। नहीं, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और लिपि तो देवनागरी है ही। तो ये तो हुई भाषा की परिभाषा और प्रकृति। लेकिन अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसे नोट्स में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बताया गया है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच का फर्क। हाँ, ये पेडागोजी की नींव है। पहले भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन की बात करते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बिल्कुल नेचुरल। ये हमारे अचेतन मन से जुड़ी है। मतलब जैसे हम सांस लेना सीखते हैं। असल में हम उसे सीखते ही नहीं, वो बस होने लगता है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। बिल्कुल वैसा ही अर्जन के जरिए हम अपनी मातृभाषा सीखते हैं। इसके लिए किसी व्याकरण या नियम की जरूरत नहीं होती। और ये घर परिवार के अनौपचारिक माहौल में होता है। हाँ, सबसे बड़ा रोल इसमें परिवेश या वातावरण का है। बच्चा जो सुनता है वही सोख लेता है। और भाषा अधिगम यानी लर्निंग इसके ठीक उल्टा है। बिल्कुल, ये एक प्रयासपूर्ण और सचेत मतलब कॉन्शियस प्रक्रिया है। इसमें मेहनत लगती है, ध्यान देना पड़ता है। जैसे हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में अंग्रेजी सीखी। सही। अधिगम में हम दूसरी भाषा सीखते हैं। इसमें व्याकरण के नियम भी चाहिए, किताबें भी, शिक्षक भी और अभ्यास भी। ये स्कूल जैसे औपचारिक यानी फॉर्मल माहौल में होता है। तो संक्षेप में अर्जन है अपनी मातृभाषा का हवा की तरह अंदर आ जाना, और अधिगम है किसी दूसरी भाषा को तैरने की तरह मेहनत से सीखना। वाह, ये अंतर अब बिल्कुल साफ हो गया है। अब यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। आइए देखते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक भाषा सीखने के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले नोम चॉम्स्की। चॉम्स्की का सिद्धांत तो क्रांति जैसा था। वो कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात यानी इनेट होती है। और उन्होंने एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD का कॉन्सेप्ट दिया। ये सुनने में किसी गैजेट जैसा लगता है। क्या ये दिमाग में कोई असली चिप होती है? नहीं, ये कोई चिप नहीं है, ये एक विचार है। चॉम्स्की का कहना था कि हमारे दिमाग में भाषा सीखने का एक तरह का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। ये LAD उसी क्षमता का नाम है और ये 5 साल तक सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। अच्छा, तभी बच्चे इतनी जल्दी कोई भी भाषा पकड़ लेते हैं। चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है। ये क्या है? इसे ऐसे समझें कि दुनिया की सभी भाषाओं में कुछ बुनियादी नियम एक जैसे होते हैं। जैसे सब में संज्ञा और क्रिया होती है। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे इसी यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं, इसीलिए वो नियम खुद ब खुद बना लेते हैं। वाह, मतलब बच्चा सिर्फ नकल नहीं करता, वो भाषा का निर्माता भी है। लेकिन इन नोट्स में एक और बड़ा नाम है, जीन प्याजे, और उनका नजरिया तो बिल्कुल अलग लगता है। वो कहते हैं विचार पहले आता है, भाषा बाद में। हाँ,
पियाजे का मुख्य फोकस बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर था। उनका मानना था कि बच्चा पहले अपने अनुभवों से दुनिया को समझता है, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाता है। भाषा तो बस उन कॉन्सेप्ट्स को नाम देने का एक टूल है। और पियाजे ने बच्चों के खुद से बात करने को अहं केंद्रित वाक मतलब ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा था और इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ये बच्चे के विकास का एक चरण है जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है लेव वाइगोत्स्की की और वो तो कहानी को पूरी तरह पलट देते हैं। हाँ, वाइगोत्स्की के लिए सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन ही सब कुछ है। उनके लिए भाषा सीखने का आधार ही समाज है। पियाजे जहां बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते थे जो अकेले खोज कर रहा है, वही वाइगोत्स्की उसे एक सामाजिक प्राणी मानते थे जो दूसरों से बातचीत करके समाज से सीखता है। तो जो चीज पियाजे के लिए ज्यादा जरूरी नहीं थी, यानी बच्चे का खुद से बात करना, वो वाइगोत्स्की के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा। ये तो कमाल है, एक ही चीज पर दो इतने अलग नजरिए। यही तो इन सिद्धांतों की खूबसूरती है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है तो वो असल में अपने कामों को दिशा दे रहा होता है। वो खुद का गाइड बन जाता है। मतलब वो खुद को निर्देश देता है, जैसे नहीं ये वाला ब्लॉक यहाँ नहीं वहां लगेगा। बिल्कुल सही। और उन्होंने ये भी माना कि भाषा और विचार शुरू में अलग अलग होते हैं और लगभग 3 साल की उम्र में एक हो जाते हैं। चलिए जल्दी से 2 और सिद्धांत देख लेते हैं। बीएफ स्किनर, इनका सिद्धांत तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, स्किनर एक व्यवहारवादी थे। उनका कहना था कि बच्चा अनुकरण यानी इमिटेशन और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट से सीखता है। मतलब नकल और इनाम। सीधी सी बात, बच्चा बड़ों को सुनता है, नकल करता है, जब वो सही बोलता है तो उसे शाबाशी मिलती है और वो सीख जाता है। और आखिर में स्टीफन क्रैशन ने दूसरी भाषा सीखने पर बहुत काम किया। उन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी। इनमें से 2 बहुत अहम है। एक है निवेश यानी इनपुट। इसका मतलब है बच्चों को उनके स्तर से थोड़ा सा ऊपर यानी I+1 लेवल का ज्ञान देना। अच्छा, ना बहुत आसान ना बहुत मुश्किल। जी। और दूसरा है भावात्मक फिल्टर यानी इफेक्टिव फिल्टर। इसका मतलब है कि सीखने का माहौल तनाव मुक्त होना चाहिए। तनाव मुक्त। हाँ, अगर बच्चा डरा हुआ है या तनाव में है तो उसके दिमाग में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जो नई जानकारी को अंदर आने से रोकती है। इसलिए एक शिक्षक के लिए सकारात्मक माहौल बनाना सबसे जरूरी है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो ये थे वो महारथी। अब जब हमने सिद्धांत समझ लिए तो जरा ये देखते हैं कि असल में एक बच्चा भाषा के कौन-कौन से पड़ाव पार करता है। हाँ, इसका एक लगभग तय क्रम है। जन्म के समय रोना, क्राइंग, जो उसकी पहली अभिव्यक्ति है। बिल्कुल। फिर लगभग 6 हफ्तों में कूकना या कूइंग, जिसमें वो आ ऊ जैसी सिर्फ स्वर ध्वनियां निकालता है। और इसके बाद 6 महीने के आसपास आता है बलबलाना या बैबलिंग, जैसे बाबा दादा। और यहीं से घर में लड़ाई शुरू हो जाती है कि बच्चे ने पहले मम्मा बोला या पापा। हाँ, ये तो है। फिर 1 साल में एक शब्द की अवस्था आती है, जैसे पानी, मम्मा। और 1.5 से 2 साल में 2 शब्दों की अवस्था, जिसे टेलीग्राफिक स्पीच भी कहते हैं, जैसे मम्मा पानी। हाँ। और फिर 3 से 4 साल के बाद तो वो रफ्तार पकड़ लेता है और लंबे लंबे जटिल वाक्य बनाने लगता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम एक राष्ट्रीय नीति पर आते हैं, त्रिभाषा सूत्र। ये क्या है? देखिए, ये भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखकर बनाया गया एक फॉर्मूला है। इसके तहत पहली भाषा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि बच्चा उसी में सबसे अच्छा सीखता है। जी। दूसरी भाषा हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या कोई और आधुनिक भारतीय भाषा होगी, और जहां हिंदी नहीं बोली जाती वहां हिंदी या अंग्रेजी होगी। और तीसरी भाषा? तीसरी भाषा वो होगी जो पहली और दूसरी के तौर पर न पढ़ी जा रही हो। हालांकि इसे लागू करना हमेशा से एक चुनौती रहा है। तो आज हमने भाषा की परिभाषा से लेकर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और राष्ट्रीय नीति तक का सफर तय किया। अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो 3 सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? इन नोट्स के अंत में 3 बहुत ही शानदार बिंदु हैं। पहली, भाषा शिक्षण का मकसद नियम रटाना नहीं, बल्कि बच्चों को संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन के लायक बनाना है। दूसरी बात भी उतनी ही जरूरी है, बच्चे स्कूल आने से पहले कोरी स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट नहीं होते। बिल्कुल नहीं। वो अपनी भाषा के नियम और व्यवस्था लेकर स्कूल आते हैं,
शिक्षक को उसी ज्ञान पर आगे निर्माण करना है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात वो ये कि कक्षा में बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म एक समस्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संसाधन है, एक रिसोर्स है। आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि भाषा सिर्फ नियमों का ढांचा नहीं है, ये सोचने का तरीका है, जुड़ने का जरिया है और पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल। चोम्स्की की जन्मजात क्षमता से लेकर वाइगोत्स्की के सामाजिक संपर्क तक हर सिद्धांत हमें भाषा को देखने का एक नया नजरिया देता है। हाँ। और इस चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है। अभी हमने स्टीफन क्रैशन के भावात्मक फिल्टर की बात की कि कैसे तनाव या डर सीखने में एक रुकावट का काम करता है। जी, वो अदृश्य दीवार वाली बात। अगर इस विचार को हम कक्षा से बाहर अपनी पूरी जिंदगी में देखें तो ये सोचना दिलचस्प है कि ऐसे कौन से भावात्मक फिल्टर हैं जो हमें दूसरी नई चीजें सीखने से रोक रहे हैं। असफलता का डर या आत्मविश्वास की कमी हमारी सीखने की क्षमता पर कितना बड़ा ताला लगा देते होंगे। अगला टॉपिक है भाषा शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भाषा सिखाई कैसे जाती है। हमारे पास जो नोट्स हैं वो इस पूरे सिस्टम को 3 लेवल पे तोड़ते हैं। सबसे ऊपर है क्यों, मतलब सिखाने के पीछे के जो बड़े आइडियाज हैं जिन्हें हम सिद्धांत या प्रिंसिपल्स कहते हैं। फिर आता है कैसे, यानी जानकारी को पेश करने का सही क्रम जिसे शिक्षण सूत्र या मैक्सिम्स कहा जाता है। और आखिर में है किससे, मतलब क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाले असली तरीके जिन्हें हम विधियां या मेथड्स कहते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये समझना असल में इस बात को क्रैक करने जैसा है कि हमारा दिमाग एक नई भाषा को कैसे प्रोसेस करता है। हम रटाने और असल में सिखाने के बीच का जो फर्क है ना, हाँ। वो इन्हीं सिद्धांतों और विधियों में खोजेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले लेवल से, सिद्धांतों से। पहला है अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन। ये तो मतलब बहुत सीधा लगता है कि बच्चे नकल करके सीखते हैं। हाँ, ये सबसे नेचुरल तरीका है। बच्चा अपनी पहली भाषा भी तो सुनकर और नकल करके ही सीखता है, लेकिन क्लासरूम में ये सिद्धांत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है। यहाँ जो मॉडल है यानी शिक्षक, उसे परफेक्ट होना चाहिए। अच्छा। अगर शिक्षक का ही उच्चारण या व्याकरण गलत है तो बच्चा तो उसे ही सच मानकर सीख लेगा। ये एक दोधारी तलवार है। तो अगला सिद्धांत है क्रियाशीलता का, लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। मतलब बच्चा जब खुद कुछ करता है तो जल्दी सीखता है। बिल्कुल। जब बच्चा एक्टिव होता है तो उसका ध्यान पूरी तरह सीखने की प्रक्रिया में होता है। आप देखिए, जब बच्चा सिर्फ सुनता है तो दिमाग का एक हिस्सा काम करता है, पर जब वो बोलता है या लिखता है तो मल्टीसेंसरी अनुभव बन जाता है। एकदम सही। दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। वो जानकारी फिर ज्यादा गहराई से दर्ज होती है। ठीक है, तो बच्चे को नकल करने का मौका दो और उसे एक्टिव रखो। पर क्या ये काफी है अगर बच्चे का मन ही नहीं है तो? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर रुचि और प्रेरणा का सिद्धांत आता है, जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिखाने की पहली सीढ़ी है। अगर बच्चे में जिज्ञासा ही नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी विधि भी फेल हो जाएगी। और इसीलिए शायद जीवन से जुड़ने का सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है। NCF 2005 भी इसी पर जोर देता है। हाँ, कि पढ़ाई को बच्चे के स्कूल के बाहर की दुनिया और उसके अपने अनुभवों से जोड़ना चाहिए। और आखिरी है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। ये मानना कि हर बच्चा अलग है और उसकी सीखने की रफ्तार भी अलग है। क्लास में इस बात का सम्मान होना चाहिए। ओके, तो ये थे सिद्धांत। अब बात करते हैं शिक्षण सूत्रों की, जो बताते हैं कि जानकारी को किस क्रम में पेश करना चाहिए। पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका अर्थ है जो ज्ञान बच्चे को पहले से है उसी को आधार बनाकर नया ज्ञान देना। हमेशा शुरुआत वहां से करें जो वो जानते हैं। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो चीज दिखती है उससे उस चीज के विचार की ओर जाना। जैसे पहले बच्चे को एक असली सेब दिखाकर उसके बारे में बताना और फिर सेब शब्द या उसके गुणों जैसे अमूर्त विचारों को समझाना। बाकी सूत्र भी काफी सीधे हैं, सरल से कठिन की ओर और पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले पूरी चीज दिखाना जैसे एक पूरा वाक्य, और फिर उसके हिस्सों यानी शब्दों को समझाना। हाँ। इसमें एक सूत्र जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका मतलब है पहले कई सारे उदाहरण देना और फिर उन उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम बनाना। ये रटने को खत्म करता है। यहां से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है।
अब हम असल तरीकों यानी विधियों पर आते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। ये विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर वाले सूत्र पर ही काम करती है। इसका फ्लो है उदाहरण से नियम की ओर, अच्छा, और ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा इसमें रटता नहीं है, बल्कि उदाहरणों को देखकर खुद नियम खोजने की कोशिश करता है। ठीक इसके उलट है निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। इसमें पहले नियम बताया जाता है और फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है। तो ये रटने पर ज्यादा जोर देती है और बड़ी कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है, जहां सिलेबस जल्दी खत्म करना होता है। हाँ, कह सकते हैं। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिसे डायरेक्ट या नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सिखाते समय मातृभाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से मना होता है। एक मिनट, मतलब अगर अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो क्लास में सिर्फ अंग्रेजी में ही बात होगी, हिंदी का एक शब्द भी नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। लक्ष्य भाषा को सीधे उसी भाषा में सिखाया जाता है। इसमें अनुवाद की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ मौखिक अभ्यास पर जोर होता है। फिर आती है व्याकरण अनुवाद विधि, जो सबसे पुरानी विधि है। इसमें तो सब कुछ अनुवाद पर ही आधारित है ना? हाँ, इसमें हर शब्द, हर वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे ही पढ़े हैं। इसका नुकसान क्या है? हो जाता है, लेकिन बोलने और सुनने का कौशल बहुत कमजोर रह जाता है। सही बात है। आप भाषा के मैकेनिक बन जाते हैं, ड्राइवर नहीं। अब कुछ मजेदार विधियों की बात करते हैं, जैसे खेल विधि, प्लेवे मेथड। इसके प्रवर्तक फ्रोबिल थे। हाँ, किंडरगार्टन सिस्टम इसी पर आधारित है। खेल खेल में बिना किसी तनाव के सीखना एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। और अंत में है समवायी विधि, इंटीग्रेशन मेथड। ये सुनने में बहुत प्रैक्टिकल लगती है। ये बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। इसमें व्याकरण की कोई अलग से किताब नहीं होती। जब कोई पाठ पढ़ाया जा रहा हो तो उसी के बीच में आए व्याकरण के नियमों को प्रसंग के साथ, मतलब कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा दिया जाता है। तो हमने देखा कि भाषा सिखाने के लिए पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत होते हैं, फिर उन्हें लागू करने के लिए शिक्षण सूत्र होते हैं, और अंत में इन सब पर आधारित अलग अलग विधियां होती हैं। और आगमन और निगमन एक दूसरे के उल्टे हैं, तो प्रत्यक्ष और व्याकरण अनुवाद विधि भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। यहाँ जोड़ने वाली बात यह है कि कोई भी एक विधि हर स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। एक अच्छा शिक्षक छात्र की उम्र, विषय की प्रकृति और क्लास के माहौल को देखकर इन विधियों का सही मिश्रण इस्तेमाल करता है। सही। लक्ष्य हमेशा रटाना नहीं, बल्कि समझाना और सिखाना होता है। ये सब सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में आता है। बताइए। आज के डिजिटल युग में, जहां बच्चे वीडियो और ऐप से बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्या भाषा सिखाने की कोई नई डिजिटल विधि भी हो सकती है जो इन पारंपरिक सिद्धांतों का इस्तेमाल करे, या फिर ये सिद्धांत हर नए माध्यम पर वैसे ही लागू होते रहेंगे? सोचने वाली बात है। अगला टॉपिक है भाषाई कौशल। हम सब ने स्कूल में रटा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हाँ, LSRW। बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ 4 शब्द हैं या इनके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? आज इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि इन दस्तावेजों के आधार पर हम इन कौशलों को एक साफ सुथरे नक्शे की तरह कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये समझने की है कि ये चारों कौशल अलग अलग डब्बे नहीं हैं। अच्छा। ये एक ही गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इन्हें एक साथ, मतलब एक दूसरे से जोड़कर ही सीखा जा सकता है। तो चलिए इनकी बुनियाद से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका एक मनोवैज्ञानिक क्रम तो होगा ही। हाँ, एक नेचुरल ऑर्डर होता है। तो इन दस्तावेजों में जो क्रम बताया गया है वो है पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और आखिर में लिखना। सुबोपली। हाँ, सुबोपली या फिर LSRW। और ये बिल्कुल तार्किक भी है। बच्चा पहले अपने आसपास की आवाजें सुनता है, फिर टूटे फूटे शब्दों में बोलना शुरू करता है। उसके बाद अक्षर पहचानता है, मतलब पढ़ता है, और सबसे अंत में उन विचारों को कागज पर उतारता है, यानी लिखता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। मारिया मोंटेसरी का नजरिया कुछ अलग था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन्होंने लिखने को पढ़ने से पहले रखा। उनका क्रम था सुनना, बोलना, लिखना और फिर पढ़ना। ऐसा क्यों? देखिए, मोंटेसरी ने लिखने को एक शारीरिक गतिविधि के तौर पर देखा, एक मोटर स्किल। अच्छा, जैसे हाथ चलाना। बिल्कुल। उनके अनुसार बच्चे के लिए पेंसिल पकड़कर अक्षर बनाना उसे पढ़ने और समझने से ज्यादा स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर शिक्षा शास्त्र में तो जोर इस बात पर है कि पहले आप जानकारी ग्रहण करें, मतलब पढ़ें, और फिर उसे व्यक्त करें, लिखें। सही कहा। इसीलिए ज्यादातर जगहों पर LSRW क्रम ही अपनाया जाता है।
पर सबसे जरूरी बात ये याद रखनी है कि ये सब आपस में एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, क्रम तो समझ आ गया। अब इनके वर्गीकरण पर आते हैं। इन दस्तावेजों में इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, एक जिनसे हम जानकारी लेते हैं और दूसरे जिनसे हम जानकारी देते हैं। सही। तो पहली श्रेणी है ग्रहणात्मक कौशल, रिसेप्टिव स्किल्स। बिल्कुल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनके जरिए हम ज्ञान या विचार ग्रहण करते हैं। इसमें सुनना और पढ़ना आ गए। हाँ, सुनना और पढ़ना। जी। इन्हें निष्क्रिय कौशल या पैसिव स्किल्स भी कहा जाता है। पर ये निष्क्रिय शब्द थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब मैं कोई किताब ध्यान से पढ़ रही होती हूँ या कोई लेक्चर सुन रही होती हूँ तो मेरा दिमाग तो बहुत एक्टिव होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। निष्क्रिय शब्द यहाँ थोड़ा भ्रामक हो सकता है। इसका मतलब शारीरिक निष्क्रियता से है। अच्छा। आप कुछ उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं। मानसिक रूप से तो आप पूरी तरह सक्रिय हैं। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स। तो इसमें बोलना और लिखना आ गए। हाँ, इनके जरिए हम अपने विचार, अपनी जानकारी बाहर की दुनिया तक पहुंचाते हैं। इन्हें सक्रिय कौशल या एक्टिव स्किल्स भी कहते हैं। बिल्कुल साफ हो गया। सुनना और पढ़ना इनपुट है और बोलना और लिखना आउटपुट। एकदम सही। तो चलिए पहले इनपुट यानी श्रवण कौशल से शुरू करते हैं। यह तो साफ है कि सिर्फ कानों में आवाज पढ़ना ही सुनना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सुनना एक मानसिक प्रक्रिया है जहां आप ध्वनि को सुनकर उसके अर्थ को समझते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। हाँ, ये बाकी तीनों कौशलों का आधार है, बेस है। अगर कोई बच्चा ठीक से सुन नहीं सकता तो वो ठीक से बोल भी नहीं पाएगा। और कई बार हम सुन तो रहे होते हैं पर समझ नहीं पाते। इसके क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं, जैसे आसपास बहुत ज्यादा शोर हो, ध्यान की कमी हो या फिर बोलने वाले की रफ्तार बहुत तेज हो। तो इस सुनने की क्षमता को बेहतर करने के लिए क्या तरीके सुझाए गए हैं? कुछ बहुत कारगर तरीके हैं, जैसे सस्वर वाचन। जब शिक्षक कोई पाठ बोलकर पढ़ता है और छात्र उसे ध्यान से सुनते हैं। हाँ, कहानी सुनाना भी हो सकता है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक विधि जो 2 कौशलों को एक साथ साधती है वो है श्रुतलेख, मतलब डिक्टेशन। हाँ, श्रुतलेख। इसमें तो सुनकर लिखना होता है। ये तो सुनने के साथ साथ लिखने का भी टेस्ट है। बिल्कुल। और यही इसकी खूबी है, आपको सुनकर समझना भी है और फिर उसे सही वर्तनी के साथ लिखना भी है। याद है स्कूल में कैसे उज्ज्वल या श्रृंखला जैसे शब्द लिखने में हालत खराब हो जाती थी? हाँ, वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, वो सुनने और लिखने को जोड़ने की एक ट्रेनिंग थी। ठीक है, तो सुनने के बाद आता है बोलना। इसका मकसद सिर्फ शब्द उगलना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलने का मतलब है शुद्ध उच्चारण, सही लय और उचित हावभाव के साथ अपने विचारों को रखना, ताकि सामने वाला उसे ठीक ठीक समझ सके। हाँ, इसमें मदद करने के लिए 3 तरह के वाचन बताए गए हैं। एक है आदर्श वाचन, जो शिक्षक करता है, एक मॉडल की तरह। कहाँ रुकना है, कैसे बोलना है, ये सब दिखाने के लिए। बिल्कुल। फिर छात्र उसकी नकल करते हैं, जिसे अनुकरण वाचन कहते हैं। और फिर छात्र खुद जब बोल बोल कर पढ़ते हैं तो उसे सस्वर वाचन कहते हैं, जिससे उनकी झिझक खुलती है। हाँ, और उच्चारण भी सुधरता है। और इसे विकसित करने का सबसे असरदार तरीका क्या बताया गया है? सबसे असरदार तरीका है अभिनय या रोल प्ले। रोल प्ले? अच्छा, मतलब नाटक करना। हाँ। सोचिए, आप किसी को सब्जी खरीदने के 100 वाक्य रटा सकते हैं, पर जब वो असली सब्जी वाले के सामने जाएगा तो शायद कुछ बोल ही ना पाए। सही बात है। रोल प्ले इसी दबाव को क्लास में पैदा करता है। ये आपके दिमाग में बंद जानकारी को असल दुनिया से जोड़ता है, जहां आपको मौके के हिसाब से सोचना और बोलना पड़ता है। तो अब हम तीसरे कौशल यानी पढ़ने पर आते हैं। यहाँ भी जोर सिर्फ अक्षर पहचानने पर नहीं, बल्कि अर्थ ग्रहण करने पर है। बिल्कुल। पढ़ने को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सस्वर पठन, मतलब लाउड रीडिंग। बोल बोल कर पढ़ना। ये छोटी कक्षाओं के लिए अच्छा है। हाँ, उच्चारण सुधारने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सस्वर पठन तो समझ आया, लेकिन फिर हम मौन पठन मतलब साइलेंट रीडिंग पर क्यों आ जाते हैं? सवाल बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ उच्चारण नहीं बल्कि तेजी से जानकारी हासिल करना हो जाता है। और मौन पठन में रफ्तार ज्यादा होती है, कई गुना बढ़ जाती है, और हम विषय पर बेहतर ध्यान लगा पाते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मौन पठन के भी कुछ उप प्रकार बताए गए हैं। गंभीर पठन और द्रुत पठन, इनमें क्या फर्क है? इनमें वही फर्क है जो एक जासूस और एक पर्यटक में होता है। ये तो मजेदार है।
गंभीर पठन मतलब इंटेंसिव रीडिंग जासूसी करने जैसा है। आप हर शब्द, हर वाक्य को बहुत ध्यान से गहराई से पढ़ते हैं। जैसे हम परीक्षा के लिए कोई चैप्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल। वहीं द्रुत पठन या एक्सटेंसिव रीडिंग एक पर्यटक की तरह है। आप मजे के लिए या एक मोटी मोटी जानकारी के लिए पढ़ते हैं, जैसे कोई उपन्यास या अखबार। वाह, ये तुलना तो हमेशा याद रहेगी। इसी से जुड़ी दो और तकनीकें हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। मैं हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज रहता हूँ। स्किमिंग का मतलब है किसी लेख पर सरसरी नजर डालकर उसका सार या मुख्य विचार, जिसे जिस्ट कहते हैं, वो पता करना। अच्छा, जैसे अखबार की हेडलाइंस पढ़ना? बिल्कुल। आप 20 पेज की रिपोर्ट को 30 सेकंड में स्किम करके ये तय कर सकते हैं कि ये आपके काम की है भी या नहीं। अच्छा, तो स्किमिंग मतलब व्हाट्स द बिग आइडिया। हम्म। और स्कैनिंग? स्कैनिंग का लक्ष्य बिल्कुल अलग है। यहाँ आप पूरा लेख नहीं पढ़ते, बल्कि किसी एक खास जानकारी को खोजते हैं। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द खोजना? हाँ, या रेलवे टाइम टेबल में अपनी ट्रेन का नंबर। आपकी आंखें एक स्कैनर की तरह काम करती हैं, जो सिर्फ उसी जानकारी पर रुकती हैं जिसकी आपको तलाश है। अच्छा, तो जब मैं परीक्षा से पहले अपने नोट्स में सिर्फ खास तारीखें या नाम ढूंढ रहा होता हूँ, तो वो असल में मैं स्कैनिंग कर रहा होता हूँ। बिल्कुल। ये तो अब एकदम साफ हो गया। पर गंभीर पठन तो ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो सामान्य पठन भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने सही मुद्दे पर उंगली रखी। यहीं पर हमें डिस्लेक्सिया को समझना चाहिए। तारे जमीन पर वाली बीमारी? हाँ, पर इससे बीमारी नहीं, एक पठन विकार कहना ज्यादा सही है। इसमें व्यक्ति को अक्षरों को पहचानने, शब्दों को पढ़ने या समझने में मुश्किल होती है। शब्द उल्टे या आगे पीछे दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने जानकारी को सुनना, बोलना और पढ़ना सीख लिया। अब आते हैं अंतिम कौशल पर, लिखना। लिखना भाषा का सबसे मुश्किल और सबसे स्थायी रूप है। यहाँ आपके विचार हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला तो सुलेख होगा, सुंदर लिखावट। हाँ, सुलेख या कैलीग्राफी। आखिर आपका विचार कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो पढ़ने में ही ना आए तो बेकार है। और दूसरा है अनुलेख, मतलब ट्रांसक्रिप्शन। किसी लिखे हुए को देखकर हूबहू नकल करना। इससे अक्षरों का सही आकार और बनावट सीखते हैं। और तीसरा है श्रुतलेख, डिक्टेशन, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। ये सुनकर लिखना होता है, जो वर्तनी की गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। लिखने से जुड़ी हुई कोई चुनौती होती है, जैसे पढ़ने के लिए डिस्लेक्सिया है? हाँ, लिखने से जुड़ी चुनौती को डिस्ग्राफिया कहते हैं। यह एक लेखन विकार है। इसमें व्यक्ति को अक्षर बनाने में, शब्दों के बीच सही दूरी रखने में या सीधी लाइन में लिखने में कठिनाई होती है। और इसका भी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज हमने भाषा के इन चारों स्तंभों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को सिर्फ परिभाषित ही नहीं किया, बल्कि उनके आपसी रिश्तों, उन्हें बेहतर बनाने के तरीकों और उनसे जुड़ी चुनौतियों को भी समझा। और इस पूरी चर्चा से एक विचार उभर कर आता है। हमने भाषा सीखने के मानक क्रम LSRW की बात की, और मॉन्टेसरी के वैकल्पिक क्रम LSWR की भी। हाँ, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज के डिजिटल युग में, जहां बच्चे अक्सर स्कूल में बोलना सीखने से पहले ही फोन पर टाइपिंग या चैटिंग करने लगते हैं, भाषा सीखने का ये पारंपरिक क्रम बदल रहा है। बिल्कुल। शायद अब कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, बल्कि ये सीखने वाले के माहौल और उसकी जरूरतों पर निर्भर करता है। ये एक सोचने वाली बात है। अगला टॉपिक है हिंदी व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत और विधियां। हमारे पास जो नोट्स हैं वे एक ऐसे विषय पर हैं जिससे ज्यादातर स्टूडेंट्स मतलब स्कूल में सबसे ज्यादा नापसंद करते हैं, व्याकरण। हाँ, ये तो है। इसे भाषा की रीढ़ की हड्डी तो कहते हैं, पर सच तो ये है कि ये कई लोगों के लिए एक सिरदर्द बन जाता है। तो आज हम इन सोर्सेज की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिरदर्द क्यों है और इसे एक दिलचस्प टूल में कैसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि व्याकरण असल में है क्या, इसे पढ़ाने का असली मकसद क्या होना चाहिए, और सबसे जरूरी इसे सिखाने के वो कौन से तरीके हैं जो परीक्षा के लिहाज से भी सबसे कारगर हैं। ठीक है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जो व्याकरण शब्द है, इसका मतलब क्या है? सुनने में बड़ा भारी लगता है। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो यह V + A + करण से बना है। ओके। इसका सीधा सा मतलब है भली भांति समझना या किसी चीज का विश्लेषण करना। तो व्याकरण एक तरह से भाषा का विश्लेषण करता है। अच्छा। परिभाषा के तौर पर ये वो शास्त्र है जो हमें भाषा को उसके शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। इसीलिए इसे शब्दानुशासन भी कहा गया, यानी शब्दों का अनुशासन। सोर्स में एक बड़ी अच्छी तुलना की गई है। डॉक्टर स्वीट कहते हैं,
व्याकरण भाषा का शरीर विज्ञान है। हम्म। मतलब जैसे बायोलॉजी शरीर के हर अंग के काम करने का तरीका बताता है, वैसे ही व्याकरण भाषा के हर हिस्से के काम करने का तरीका बताता है। ये लक्ष्य नहीं है, बल्कि भाषा को सही ढंग से इस्तेमाल करने का एक साधन है, एक टूल। बिल्कुल सही। ये टूल भाषा को एक ढांचा और स्थिरता देता है। अगर व्याकरण ना हो तो हर कोई अपनी मर्जी से भाषा का इस्तेमाल करेगा और कम्युनिकेशन में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भाषा को बिखरने से बचाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये समझ आ गया। लेकिन स्कूलों में ऐसे पढ़ाने के पीछे असल उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि ज्यादातर हमें तो यही लगता है कि इसका मकसद बस हमारी गलतियां निकालना है। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर उद्देश्य इससे कहीं बड़े हैं। सबसे पहला और बुनियादी उद्देश्य तो यही है कि छात्र भाषा का शुद्ध रूप सीखें, सही बोलना, सही पढ़ना और सही लिखना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य है भाषा में मानकीकरण लाना, यानी एक स्टैंडर्ड रूप तैयार करना जिसे सब माने। इससे भाषा का एक सर्वमान्य रूप बना रहता है। पर क्या ये मानकीकरण मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन भाषा के स्वाभाविक विकास को रोकता नहीं है? भाषा तो बदलती रहती है, नए शब्द आते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मानकीकरण का मतलब भाषा को पत्थर की लकीर बना देना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा साझा आधार तैयार करना जिससे संवाद में आसानी हो। अच्छा। यह रचनात्मकता को नहीं रोकता, बल्कि उसे एक मजबूत नींव देता है। और इसी से जुड़ा तीसरा उद्देश्य है शब्द भंडार को बढ़ाना। वो कैसे? जब आप व्याकरण के नियम जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, समास सीखते हैं तो आप एक शब्द से कई नए शब्द बनाना और समझना सीखते हैं। आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। और शायद अपनी बात को भरोसे के साथ कहने में भी मदद करता होगा। निश्चित रूप से। ये चौथा उद्देश्य है विचारों में स्पष्टता और बोलने में आत्मविश्वास लाना। जिसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान होता है, वो अपनी बात को ज्यादा प्रभावी और सटीक ढंग से रख पाता है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अपनी और दूसरों की भाषाई गलतियों को पहचानकर उन्हें सुधारने की क्षमता विकसित करना। ये स्किल आगे जाकर क्रिएटिव राइटिंग जैसे क्षेत्रों में बहुत काम आती है। इस सब में मुझे सोर्स की एक बात बहुत जरूरी लगी। उसमें लिखा है कि प्राइमरी लेवल पर व्याकरण सिखाने का तरीका एकदम अलग होना चाहिए। हाँ। वहां मकसद नियम रटाना नहीं, बल्कि व्यवहारिक व्याकरण सिखाना है। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हमें तो दूसरी तीसरी क्लास से ही संज्ञा सर्वनाम की परिभाषाएं रटाना शुरू कर दिया गया था। और यही सबसे बड़ी गलती है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र इसी बात पर जोर देता है। छोटे बच्चों को नियमों की परिभाषा से कोई मतलब नहीं होता। सही बात है। उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि राम स्कूल जाता है सही है और राम स्कूल जाती है गलत है। इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये सिखाना है। नियम क्यों बना, इसका विश्लेषण तो बाद की कक्षाओं में भी हो सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कुछ तरीके कैसे पर जोर देते हैं और कुछ क्यों पर। ये दिलचस्प है। बिल्कुल। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे इस सोर्स में परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, व्याकरण पढ़ाने के विधियां। सबसे पहली विधि कौन सी बताई गई है? सबसे पहली और जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो है आगमन विधि, यानी इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि। इसका मूल मंत्र है उदाहरण से नियम की ओर। यह सीखने के सबसे प्राकृतिक तरीके के बहुत करीब है। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई जासूस हो, पहले सुराग देखो फिर मुजरिम तक पहुंचो। ये काम कैसे करती है क्लास में? बिल्कुल सही सोचा आपने। इसमें शिक्षक पहले बच्चों के सामने एक ही तरह के कई उदाहरण रखते हैं। मान लीजिए विशेषण पढ़ाना है। ठीक है। तो शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे, ये एक सुंदर फूल है, मोहन एक लंबा लड़का है, मेरे पास काली गाय है। फिर वो बच्चों से पूछेंगे कि इन वाक्यों में फूल, लड़का और गाय की क्या खासियत बताई जा रही है। तो बच्चे जवाब देंगे सुंदर, लंबा, काली। बिल्कुल। जब बच्चे ऐसे कई उदाहरणों से खासियत बताने वाले शब्दों को पहचान लेंगे, तब शिक्षक और छात्र मिलकर एक सामान्य नियम बनाएंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, मतलब बच्चे खुद नियम बना रहे हैं। हाँ, इसमें बच्चा दिमागी तौर पर पूरी तरह सक्रिय रहता है। वो खुद ज्ञान का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसे मनोवैज्ञानिक विधि कहते हैं और छोटी कक्षाओं के लिए ये सबसे अच्छी है। सुनने में तो ये विधि एकदम परफेक्ट लगती है, पर क्या ये असल क्लासरूम में प्रैक्टिकल है? मतलब जहाँ एक क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं और सिलेबस पूरा करने का दबाव होता है। आपने इसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली। तो क्या कोई टीचर वाकई इसमें इतना समय लगा सकता है? यही इसका मुख्य दोष है। इसमें समय बहुत अधिक लगता है और पाठ्यक्रम की गति धीमी हो जाती है।
हर नियम को इस तरह से निकलवाने के लिए बहुत धैर्य और समय चाहिए, जो हर बार संभव नहीं होता। तो फिर इसका ठीक उल्टा भी कोई तरीका होगा जो हमारे स्कूलों में ज्यादातर इस्तेमाल होता है? हाँ, और उसे कहते हैं निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। निगमन विधि। इसका सूत्र है नियम से उदाहरण की ओर। यह वही पारंपरिक तरीका है। शिक्षक क्लास में आते ही बोर्ड पर लिख देंगे विशेषण की परिभाषा और फिर उसके 10 उदाहरण दे देंगे और बच्चों से कहेंगे कि इसे कॉपी में लिख लो और याद कर लो। ये तो वही चॉक एंड टॉक वाला तरीका हुआ। शिक्षक नियम बताते हैं, हम रट लेते हैं और परीक्षा में लिख देते हैं। शायद इसीलिए ज्यादा लोगों को व्याकरण बोरिंग लगता है। सही कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा दोष यही है कि ये रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। छात्र नियम के पीछे का लॉजिक समझे बिना उसे याद कर लेते हैं। इसमें छात्र एक निष्क्रिय श्रोता बना रहता है, इसीलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। हाँ, इसका एक फायदा जरूर है कि इससे सिलेबस जल्दी पूरा होता है और ऊंची कक्षाओं में या रिवीजन के लिए ये काम आ सकती है। तो एक तरीका बहुत धीमा है लेकिन असरदार है, और दूसरा तरीका बहुत तेज है लेकिन रटने पर आधारित है। क्या इन दोनों के बीच का कोई रास्ता है? बिल्कुल है। कोई ऐसी विधि जो दोनों के अच्छे गुणों को मिलाती हो? हाँ, और उसे ही सबसे व्यवहारिक माना जाता है। इसका नाम है आगमन निगमन विधि। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये दोनों का मिश्रण है। अच्छा, इसमें शिक्षक पहले आगमन विधि का इस्तेमाल करके उदाहरणों के माध्यम से बच्चों से ही नियम निकलवाते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट की एक गहरी समझ बन जाए। हाँ, और जब एक बार नियम स्थापित हो जाता है और बच्चे उसे समझ जाते हैं, तब दूसरे चरण में निगमन विधि का प्रयोग करके उस नियम पर आधारित कई सवाल और अभ्यास कराए जाते हैं, ताकि वो नियम पक्का हो जाए। तो पहले समझ फिर अभ्यास व्यावहारिक और उत्तम विधि माना गया है। ये तो बहुत तार्किक लगता है। सोर्सेज में 2 और विधियों का जिक्र है जो सुनने में काफी अलग लगती हैं, समवाय विधि और भाषा संसर्ग विधि। ये पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग हैं? ये दोनों ही व्याकरण को एक अलग विषय के तौर पर देखने से इनकार करती हैं। समवाय या सहयोग विधि, जिसे इंसिडेंटल मेथड भी कहते हैं, उसमें व्याकरण की अलग से कोई क्लास ही नहीं होती। मतलब कोई अलग पीरियड नहीं होता व्याकरण का? नहीं। जब शिक्षक गद्य, पद्य या कहानी पढ़ा रहे होते हैं, तो पाठ में आए किसी व्याकरण के बिंदु को प्रसंग के साथ वहीं पर समझा दिया जाता है। अच्छा, जैसे अगर कहानी में कोई मुहावरा आ गया तो उसका मतलब और इस्तेमाल वहीं बता दिया। हाँ। या कोई मुश्किल संधि वाला शब्द आया तो उसे तोड़कर वहीं समझा दिया। बिल्कुल। इससे पढ़ाई का फ्लो भी नहीं टूटता। ये संदर्भ में व्याकरण यानी ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट के सिद्धांत पर काम करती है, जिसे आज की शिक्षा नीति में बहुत महत्व दिया जा रहा है। और इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि छात्र व्याकरण को नियमों के समूह की तरह नहीं, बल्कि भाषा के एक जीवंत हिस्से की तरह देखते हैं। और ये भाषा संसर्ग विधि क्या है? इसका नाम तो और भी अनोखा है। भाषा संसर्ग विधि या इमर्जन मेथड और भी ज्यादा प्राकृतिक तरीका है। इसमें नियम सिखाए ही नहीं जाते, नहीं बताए जाते हैं। बिना नियम सिखाए तो फिर सीखते कैसे हैं? इसकी मूल मान्यता ये है कि बच्चों को अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ने और शुद्ध भाषा बोलने वालों के साथ रहने का माहौल दिया जाना चाहिए। माना जाता है कि अच्छे भाषाई माहौल में रहकर बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा के सही रूप को आत्मसात कर लेता है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर वहां की भाषा अपने आप सीख लेता है, सिर्फ लोगों को सुनकर और उनके साथ रहकर। एकदम सही। वो वहां व्याकरण की क्लास लेने तो नहीं जाता। तो ये विधि भाषा को एक विषय की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह सिखाती। आपने एकदम सही समझा। इसका पूरा जोर भाषा के व्यावहारिक पक्ष पर होता है, सैद्धांतिक पक्ष पर नहीं। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। वो क्या? यह सरल और रोजमर्रा की भाषा के लिए तो ठीक है, पर भाषा के जो जटिल और सूक्ष्म नियम होते हैं, उन्हें इस विधि से सीखना लगभग असंभव है। इन विधियों को समझने के बाद व्याकरण के प्रकार को समझना भी जरूरी हो जाता है। सोर्स में औपचारिक और व्यावहारिक व्याकरण का जिक्र है। इनमें क्या अंतर है? यह असल में व्याकरण को पढ़ाने के 2 नजरिए हैं। पहला है औपचारिक या सैद्धांतिक व्याकरण, जिसे फॉर्मल ग्रामर कहते हैं। यह पूरी तरह से निगमन विधि पर आधारित है। इसमें भाषा के नियमों, परिभाषाओं और सूत्रों को रटाने पर ही पूरा जोर होता है। यह वही पारंपरिक तरीका है। और जाहिर है अब इसे पुराना और अमनोवैज्ञानिक माना जाता होगा। हाँ, क्योंकि यह भाषा के जीवंत प्रयोग से बच्चों को दूर कर देता है। दूसरा प्रकार है व्यावहारिक व्याकरण या फंक्शनल ग्रामर। इसका आधार आगमन विधि है।
अच्छा, इसमें नियमों को रटाने की बजाय भाषा के सही प्रयोग पर जोर दिया जाता है। लक्ष्य परिभाषाएं याद करवाना नहीं, बल्कि भाषा का सही इस्तेमाल करना सिखाना है। तो व्यावहारिक व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा रटाने के बजाय बच्चे को एक पैराग्राफ देखे, उसमें से संज्ञा शब्द छांटने के लिए कहा जाएगा। बिल्कुल। लक्ष्य यह है कि बच्चा भाषा का आत्मविश्वास के साथ प्रयोग करना सीखे, और यहीं पर संदर्भ में व्याकरण का आधुनिक दृष्टिकोण आता है, जिसका NCF 2005 भी पुरजोर समर्थन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि व्याकरण को अलग से पढ़ाना ही नहीं चाहिए? विचार यही है कि इसे भाषा के पाठ्यक्रम में ही गूंथ दिया जाना चाहिए। जब कोई कहानी या कविता पढ़ाई जा रही हो, तो उसी के शब्दों और वाक्यों के माध्यम से व्याकरण के नियम सिखाए जाएं। अच्छा, इससे छात्र ये समझ पाते हैं कि इन नियमों का असल जिंदगी में क्या उपयोग है और कैसे बड़े बड़े लेखक इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके अपनी बात को इतना असरदार बनाते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा का सार निकालूं तो सबसे बड़ा आइडिया ये है कि हम व्याकरण को गलत तरीके से देखते हैं। हम इसे भाषा की पुलिसिंग का एक तरीका समझते हैं जो हर वक्त हमारी गलतियां पकड़ती है। हाँ, जबकि यह असल में भाषा के साथ खेलने और उसे बेहतर बनाने का एक टूल किट है। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये आपको नियम सिखाकर बांधता नहीं, बल्कि नए नए शब्द और वाक्य बनाने की आजादी देता है। सार यही है कि व्याकरण को नियमों के बोझ की तरह नहीं, बल्कि भाषा को बेहतर ढंग से समझने और इस्तेमाल करने के एक औजार की तरह देखना और सिखाना चाहिए। आज की इस चर्चा से कुछ मुख्य बिंदु जो परीक्षा के लिए याद रखने चाहिए वे साफ हैं। पहला, व्याकरण साध्य नहीं, साधन है। सही। मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। दूसरा, इसे अरुचिकर होने से बचाने के लिए सिर्फ लेक्चर नहीं, बल्कि ऑडियो विजुअल एड्स और गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा, प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक और आगमनात्मक तरीकों पर जोर देना चाहिए, जबकि उच्च स्तर पर नियम और विश्लेषण वाले तरीकों का भी महत्व है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, व्याकरण का उद्देश्य कोई बड़ा व्याकरण बनाना नहीं, बल्कि भाषा का आत्मविश्वास से प्रयोग करने वाला व्यक्ति बनाना है। इस पूरी जानकारी के बाद एक विचार मन में आता है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारे फोन और कंप्यूटर में ऑटो करेक्ट और ग्रामर चेक जैसे टूल्स पहले से मौजूद हैं, जो हमारी गलतियों को अपने आप सुधार देते हैं, ऐसे में क्या हमें व्याकरण सिखाने के इन पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से बदल देना चाहिए, या फिर इन नए तकनीकी साधनों और सदियों पुराने सिद्धांतों के बीच एक नया संतुलन बनाने की जरूरत? चलिए, तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कक्षा की चुनौतियां और विविधता। हम आज एक क्लासरूम के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर एक भाषा की क्लास को। जी। सोचिए कोई नई टीचर है जो पहली बार क्लास में जाती है और देखती है कि भाई वहां तो हर बच्चा अलग है, कोई अलग भाषा बोल रहा है, कोई अलग रफ्तार से सीख रहा है, किसी का ध्यान लगाना मुश्किल है। तो सवाल यही है कि इन सब बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में असरदार तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, आज हमारी पूरी बातचीत का जो आधार रहेगा वो होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी NCF 2005 का नजरिया। अच्छा। ये फ्रेमवर्क इन चुनौतियों को देखने का एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं एक प्रगतिशील तरीका बताता है। ये कहता है कि क्लास की जो विविधता है वो कोई समस्या नहीं है, तो पर क्या है? वो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए सबसे पहले उस चुनौती को समझते हैं जिससे एक टीचर का सामना सबसे पहले होता है, बहुभाषिकता। बहुभाषिकता मतलब एक ऐसी क्लास जहां बच्चे घर पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। जी। कोई भोजपुरी, कोई हरियाणवी, कोई शायद संथाली। हाँ। एक नई टीचर के लिए तो ये पहली नजर में थोड़ा डरावना हो सकता है। हो सकता है। उसे लगेगा कि भाई मैं हिंदी कैसे सिखाऊं जब हर कोई अपनी भाषा में सोच रहा है। क्या ये सच में एक बाधा नहीं है? देखिए, पारंपरिक सोच तो यही कहती थी कि ये एक बाधा है। हाँ। कि सबको चुप कराओ और सिर्फ मानक हिंदी बुलवाओ। लेकिन यहीं पर NCF 2005 एक क्रांतिकारी बदलाव लाता है। वो इसे बाधा या हिंड्रेंस नहीं, बल्कि एक संसाधन, एक रिसोर्स मानता है। एक एसेट। हाँ, एक परिसंपत्ति, एक एसेट मानता है। मतलब ये क्लास की एक खूबी है, कोई कमी नहीं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? एक टीचर जिसके पास 40 बच्चे हैं और 40 मिनट है, वो इसे असल में एक संसाधन की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकती है? मुझे तो ये एक चुनौती ही ज्यादा लगती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा फायदा बच्चे के दिमाग पर होता है। ये बच्चों के दिमाग के लिए आप समझिए एक तरह की कसरत है। दिमाग की कसरत कैसे?
रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे एक से ज्यादा भाषाएं सुनते या इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी बेहतर होती है। अच्छा। जब एक बच्चा अपनी भाषा से हिंदी में किसी बात का अनुवाद करने की कोशिश करता है, तो उसका दिमाग दो भाषाओं के स्ट्रक्चर के बीच एक पुल बना रहा होता है। ये दिमाग को ज्यादा लचीला बनाता है। अच्छा, तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ाता है। ये तो एक बहुत मजबूत पॉइंट है। बिल्कुल। लेकिन इसका क्लास के माहौल पर क्या असर पड़ता है? इसका सामाजिक असर भी बहुत गहरा है। जब शिक्षक हर बच्चे की मातृभाषा को इज्जत देता है, जैसे किसी बच्चे के कुछ कहने पर कहता है, अरे वाह, तुम्हारी भाषा में इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा है, तो बाकी बच्चे भी दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। क्लास का माहौल ज्यादा सुरक्षित और अपना सा लगता है। बच्चे को ये महसूस होता है कि उसकी पहचान को क्लास में जगह मिल रही है, उसे दबाया नहीं जा रहा। ये बात तो समझ आई, लेकिन मेरे मन में अभी भी वही सवाल है। पूछिए। अगर हम बच्चे की मातृभाषा को इतना महत्व देंगे, तो क्या इससे हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है, मतलब हिंदी, उसे सीखने की प्रक्रिया धीमी नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उल्टे प्रक्रिया को तेज और मजबूत बनाती है। यही तीसरा फायदा है। शिक्षक को बच्चे की मातृभाषा का इस्तेमाल एक स्कैफोल्डिंग की तरह करना चाहिए। स्कैफोल्डिंग मतलब एक तरह का सहारा या ढांचा, जैसे इमारत बनाते समय मचान लगाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मान लीजिए टीचर को विशेषण पढ़ाना है। ठीक है। वो पहले बच्चों से पूछ सकती है, अच्छा, अपनी अपनी भाषा में बताओ कि बड़ा घर या लाल फूल को कैसे बोलोगे? बच्चे अपनी अपनी भाषा में बताएंगे। इससे बच्चे जो कॉन्सेप्ट पहले से जानते हैं वो एक्टिव हो जाता है। फिर टीचर बताती है कि देखो, जैसे तुम्हारी भाषाओं में ये शब्द घर और फूल की खासियत बता रहे, वैसे ही हिंदी में इन्हें विशेषण कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ बच्चे की अपनी भाषा एक पुल बन गई, एक सहारा बन गई, जिससे उसने एक मुश्किल ग्रामर के नियम को आसानी से समझ लिया। कमाल है। यानी बच्चे की भाषा को दबाने की जगह उसका इस्तेमाल करके हिंदी सिखाना ज्यादा असरदार है। एकदम। तो ये तो हुई भाषाई विविधता की बात, लेकिन विविधता सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। बच्चों के सीखने की रफ्तार और तरीके भी अलग होते हैं। यहीं पर समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया आता है ना? एकदम सही। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है सबके लिए एक ही स्कूल। इसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में हर तरह के बच्चे को एक साथ पढ़ाना। हर तरह के बच्चे? हाँ, चाहे बच्चा सामान्य हो, कोई दिव्यांगता हो, बहुत तेज सीखता हो या फिर धीमी गति से, किसी को भी अलग थलग नहीं करना है। ये सोच तो बहुत अच्छी है, पर इसे जमीन पर उतारना कितना मुश्किल होगा? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। खासकर एक भाषा की क्लास में जहां बोलना, पढ़ना, लिखना सब कुछ शामिल है। एक टीचर ये समावेशी माहौल बनाए कैसे? क्या करना होगा उसे? इसके लिए 3 स्तरों पर काम करना होता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी है शिक्षण सामग्री यानी TLM में विविधता। मतलब एक ही टॉपिक के लिए कई तरह के मटेरियल? बिल्कुल। मान लीजिए आप एक कहानी पढ़ा रहे हैं, तो आपके पास टेक्स्ट वाली किताब तो है ही, साथ में उसी कहानी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, ताकि जो बच्चा देख नहीं सकता या जिसे पढ़ने में मुश्किल होती है वो सुनकर समझ सके। जी, आप उसी कहानी के चित्रों वाला एक चार्ट भी बना सकते हैं, ताकि जो बच्चे देखकर बेहतर समझते हैं उन्हें मदद मिले। यानी एक तरीका सबके लिए वाली सोच को छोड़ना होगा। बिल्कुल। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। हमेशा बच्चों को लाइनों में बैठाना जरूरी नहीं है। कभी उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठाया जा सकता है। वो अपने ग्रुप में धीमी गति से सीखने वाले साथी की मदद कर सकता है। इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है। और तीसरा है पढ़ाने के तरीकों में विविधता। हर बच्चा एक ही तरह से नहीं सीखता है। कुछ सुनकर सीखते हैं, कुछ देखकर और कुछ करके सीखते हैं। मतलब किनेस्थेटिक लर्नर्स। हाँ, तो टीचर को अपने पढ़ाने के तरीके बदलने होंगे। कभी लेक्चर, कभी ग्रुप डिस्कशन, कभी कोई रोल प्ले या नाटक, तो कभी कोई एक्टिविटी। जी, जब पढ़ाने के तरीके विविध होंगे तो हर तरह का लर्नर क्लास से जुड़ पाएगा। समझ गया। मतलब क्लास को बच्चे की जरूरत के हिसाब से ढालना है, ना कि बच्चे को क्लास के हिसाब से। आपने पूरी बात का सार कह दिया। लेकिन जब क्लास में इतनी विविधता होगी तो जाहिर है बच्चे गलतियां भी करेंगे। भाषा सीखते समय तो गलतियां होती ही हैं। इन गलतियों को एक टीचर को कैसे देखना चाहिए? क्या उन्हें एक नाकामी की तरह देखना चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में गलतियों को अक्सर
नेगेटिव रूप में देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन एनसीएफ कहता है कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। वे इस बात का सबूत है कि बच्चा कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बड़ा अलग नजरिया है। अगर कोई बच्चा कोई गलती ही नहीं कर रहा तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा। तो ये गलतियां हमें क्या बताती हैं? क्या सिर्फ ये कि बच्चे को सही जवाब नहीं बता? नहीं, वे उससे कहीं ज्यादा बताती हैं। गलतियां सीखने के संकेतक हैं, लर्निंग इंडिकेटर्स हैं। वे एक खिड़की की तरह हैं जिससे टीचर बच्चे के दिमाग में झांक सकता है और देख सकता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है। अच्छा, एक उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे अगर एक छोटा बच्चा लड़की जा रहा है बोलता है तो ये गलती हमें बताती है कि उसे ये तो पता है कि वाक्य कैसे बनता है, लेकिन वो अभी लिंग यानी जेंडर के नियम को सही से लागू करना नहीं सीख पाया है। अच्छा, तो ये टीचर के लिए एक फीडबैक है। बहुत बड़ा फीडबैक है कि उसे इस कॉन्सेप्ट पर और काम करने की जरूरत है। तो इस पर मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या बच्चे की गलती पर उसे तुरंत टोकना चाहिए? मान लीजिए बच्चे ने बोलते हुए व्याकरण की गलती की, तो क्या उसे वाक्य के बीच में ही रोककर सही करना ठीक है? बिल्कुल नहीं। खासकर जब बच्चा बोल रहा हो तब तो तुरंत बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। क्यों? ऐसा करने से उसका आत्मविश्वास टूटता है। उसे लगेगा कि मैं जब भी बोलता हूँ गलती करता हूँ, इसलिए बेहतर है कि मैं चुप रहूं। इससे तो उसकी भागीदारी ही कम हो जाएगी। और बोलना भी। सही तरीका ये है कि बच्चे को उसकी बात पूरी करने दे, बाद में बिना किसी एक बच्चे का नाम लिए आप उसी तरह की गलती पर पूरी क्लास के साथ चर्चा कर सकते हैं। या कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। जी, गलतियों को दुश्मन नहीं दोस्त समझना होगा। ये नजरिया पूरी सोच बदल देता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे की गलतियां सिर्फ आम गलतियां नहीं होती, बल्कि एक पैटर्न में होती हैं। वो बार-बार एक ही तरह की गलती करता है। एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये सीखने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है या फिर किसी लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत? ये एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चे की बुद्धि या होशियारी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जी नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। मतलब दिमाग की बनावट और कामकाज से जुड़ी एक स्थिति है जो जानकारी को प्रोसेस करने के तरीके को प्रभावित करती है। ठीक है, तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे आम जो सुनने में आता है वो है डिसलेक्सिया। ये क्या है? डिसलेक्सिया एक पठन विकार है। मतलब ये पढ़ने से जुड़ा है। इसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने, शब्दों को मिलाकर पढ़ने और पढ़े हुए को समझने में मुश्किल होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके कुछ क्लासिक लक्षण हैं, जैसे शब्दों को उल्टा पढ़ना, सौ को वॉज पढ़ना, या फिर एक जैसे दिखने वाले अक्षरों में कंफ्यूज होना, जैसे बी को डी समझना। और हिंदी में? हिंदी में हो सकता है बच्चा भ और म में या न और म में भ्रमित हो। ऐसे बच्चे बहुत अटक अटक कर पढ़ते हैं। और लिखने से जुड़ी भी ऐसी कोई समस्या होती है? मैंने डिस्ग्राफिया के बारे में सुना है। हाँ, डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है। ग्राफ का मतलब ही लिखने से है। इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब और अस्पष्ट हो सकती है। वो अक्षरों को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बनाता है और शब्दों के बीच की दूरी भी असमान होती है। मतलब फाइन मोटर स्किल्स में भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। उसे पेन या पेंसिल ठीक से पकड़ने में भी दिक्कत हो सकती है। अक्सर डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ना और लिखना। इसके अलावा भाषा और कम्युनिकेशन से जुड़ी कोई और डिसेबिलिटी? हाँ, उसे अफेजिया कहते हैं। ये एक भाषा और संप्रेषण विकार है। इसमें बच्चे को अपने विचारों को शब्दों में ढालने या दूसरों की बात समझने में बहुत कठिनाई होती है। ये आमतौर पर दिमाग में किसी चोट या बीमारी की वजह से होता है। मैं सोच रहा था कई बार बच्चों को पेन पकड़ने या बटन लगाने जैसी चीजों में भी दिक्कत होती है। क्या ये भी किसी डिसेबिलिटी का लक्षण है? हाँ, ये डिस्प्रैक्सिया का लक्षण हो सकता है। यह एक गतिक कौशल विकार है जो शरीर के तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन को प्रभावित करता है। अच्छा। इसमें बच्चे को ऐसे कामों में मुश्किल होती है जिनमें मांसपेशियों के बारीक तालमेल की जरूरत होती है, जैसे जूते के फीते बांधना, गेंद पकड़ना या ड्राइंग बनाना। और गणित से जुड़ी समस्या को क्या कहते हैं? इसके नाम में ही शायद कैलकुलेशन जैसा कुछ है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसे डिसकैल्कुलिया कहते हैं। डिसकैल्कुलिया? जी, ये एक गणितीय विकार है। इसमें
बच्चे को अंक पहचानने, गिनती करने, गणित के चिन्हों को समझने और साधारण गणना करने में भी बहुत मुश्किल होती है। और आखिर में ADHD, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। हाँ, ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 मुख्य चीजें होती हैं। पहला, ध्यान की कमी, मतलब बच्चा किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा पाता, बहुत जल्दी भटक जाता है। हाँ। और दूसरा, अति सक्रियता, मतलब हाइपर एक्टिविटी। बच्चा बिना वजह बहुत ज्यादा चंचल होता है, एक जगह टिककर नहीं बैठ पाता। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बच्चे की शरारत नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। इन सभी को समझना शिक्षकों के लिए बेहद जरूरी है, ताकि वे बच्चे को आलसी या नासमझ का लेबल ना दें। बिल्कुल। अब अंत में खास तौर पर हिंदी भाषा पढ़ाने की कुछ मुख्य चुनौतियों पर बात करते हैं। जरूर। हिंदी पढ़ाने में कुछ अनोखी चुनौतियां हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है बच्चों की क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। अच्छा, उच्चारण पर? जी, इससे बच्चों के उच्चारण पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कई इलाकों में स, श और श का उच्चारण एक जैसा किया जाता है, या व को ब बोला जाता है। इसे सुधारना एक धैर्य का काम है। दूसरी चुनौती शायद बच्चों की रुचि से जुड़ी होगी। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है हिंदी के प्रति रुचि की कमी। आज के माहौल में अंग्रेजी को नौकरी और सफलता की भाषा माना जाता है। ऐसे में कई बच्चे और माता-पिता हिंदी को एक कम महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। उस पर ध्यान नहीं देते। जी। बच्चों में हिंदी साहित्य और भाषा के प्रति प्रेम जगाना एक बड़ी चुनौती है। और हिंदी का व्याकरण भी तो आसान नहीं है। यही हमारी तीसरी चुनौती है, व्याकरण की जटिलता। हिंदी व्याकरण के कुछ नियम, खासकर लिंग के, किताब स्त्रीलिंग है लेकिन पलंग पुल्लिंग क्यों? हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। वचन और कारक, ये उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा का व्याकरण इससे अलग है। और चौथी चुनौती? चौथी और आखिरी चुनौती है कई बार उचित और मजेदार शिक्षण सामग्री, मतलब TLM का न मिलना। अच्छा। व्याकरण और साहित्य को पढ़ाने के लिए आज भी पारंपरिक तरीके ही ज्यादा अपनाए जाते हैं, जो बच्चों को बोरिंग लगते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकल कर आता है? एक बात तो साफ है कि जिन चीजों को हम चुनौती या समस्या समझते थे, जैसे क्लास में कई भाषाओं का होना या बच्चों का गलतियां करना, वो असल में सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी और फायदेमंद है। सही कहा आपने। पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि एक आधुनिक क्लासरूम को वन साइज फिट्स ऑल के सिद्धांत पर नहीं चलाया जा सकता। सही बात है। हमें बच्चे को सिस्टम में फिट करने की कोशिश करने के बजाय सिस्टम को बच्चे की जरूरतों के हिसाब से लचीला बनाना होगा। चाहे वो बच्चे की भाषा हो, उसकी सीखने की गति हो या कोई विशेष जरूरत हो। यही सच्ची समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। आज हमने इन चुनौतियों और विकारों को पहचानने की बात की और ये समझा कि नजरिया बदलना कितना जरूरी है। अब यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना चाहिए। जी। एक शिक्षक इन सभी अलग अलग जरूरतों को, अलग अलग क्षमताओं को एक 40 मिनट की क्लास में एक साथ कैसे संबोधित कर सकता है? असल में इसके प्रैक्टिकल और रोजमर्रा के तरीके क्या हो सकते हैं जो सिद्धांतों से परे एक भरी हुई क्लास में काम करें? अगला टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम शॉर्ट में TLM भी कहते हैं। आज हम समझेंगे कि क्लास में सीखने को मजेदार और असरदार बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो एक साधारण क्लास को एक यादगार अनुभव बना देती हैं। हम बात कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। हाँ, यानी वो टूल्स जो सीखने को एक तरह से जीवंत बना देते हैं। हम समझेंगे कि ये हैं क्या, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है और इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। बिल्कुल। और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सीधे उदाहरणों से सवाल पूछे जाते हैं। जी। हम ये भी देखेंगे कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक में क्या गुण होने चाहिए और क्लास में इस्तेमाल होने वाले दूसरे महत्वपूर्ण साधन कौन-कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शिक्षण सहायक सामग्री, इसका सीधा साधा मतलब क्या है? देखिए, इसका अर्थ है वो सभी साधन, वो सारे टूल्स जिनका इस्तेमाल एक शिक्षक अपनी टीचिंग प्रोसेस को आसान, दिलचस्प और असरदार बनाने के लिए करता है। अच्छा, तो ये कुछ भी हो सकता है? कुछ भी, एक चौक से लेके एक कंप्यूटर तक। हाँ, पर ये जरूरी क्यों है? मतलब सिर्फ किताब से पढ़ाना काफी क्यों नहीं है? इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सीखा हुआ जो ज्ञान है वो स्थायी, मतलब परमानेंट हो जाता है। परमानेंट हो जाता है। हाँ,
और जो मुश्किल विषय होते हैं उन्हें आसानी से समझाया जा सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये सामग्रियां छात्रों की इंद्रियों मतलब सेंसेस को एक्टिव रखती हैं। बिल्कुल, और नियम तो बहुत सीधा है, जितनी ज्यादा इंद्रियां एक्टिव होंगी सीखना उतना ही बेहतर और मजबूत होगा। और इससे शायद रटने की आदत भी कम होती होगी। निश्चित रूप से, जब आप किसी चीज को समझते हैं तो आप उसे रटते नहीं हैं। और हाँ, ये शिक्षक और छात्र दोनों के समय और ऊर्जा की भी बचत करता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि ये जरूरी क्यों है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इनका वर्गीकरण। परीक्षा में यहीं से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। जी, इससे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है श्रव्य सामग्री, मतलब ऑडियो एड्स। यानी वो साधन जिनका संबंध सिर्फ सुनने से है। हाँ, जैसे रेडियो या टेप रिकॉर्डर। बिल्कुल, और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लिंग्वा फोन। लिंग्वा फोन। हाँ, लिंग्वा फोन। इसका खास इस्तेमाल भाषा में शुद्ध उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए होता है। अच्छा। और इंटोनेशन यानी आवाज के उतार चढ़ाव को सिखाने के लिए। आज के समय में पॉडकास्ट भी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो वर्गीकरण में दूसरा प्रकार है दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स। जी, जैसा कि नाम से ही साफ है, जिनका संबंध सिर्फ देखने से है। हाँ, इसमें सबसे पहला और जरूरी उदाहरण है श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, जिसे शिक्षक का मित्र भी कहा जाता है। बिल्कुल, ये सबसे सस्ता और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है। इसके अलावा चार्ट, मानचित्र, ग्लोब और पोस्टर, ये सब भी इसी में आते हैं। जी, लेकिन कुछ खास नाम भी हैं, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, OHP। हाँ, OHP। इसमें एक पारदर्शी मतलब एक ट्रांसपेरेंसी सीट का इस्तेमाल होता है। अच्छा। और उस पर कुछ बनाकर या लिखकर उसे दीवार पर बड़ा करके दिखाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक दृश्य सामग्री है, इसमें आवाज नहीं होती। बिल्कुल। एक और साधन है एपिडायस्कोप। एपिडायस्कोप। जी, एपिडायस्कोप। इसका काम छोटी अपारदर्शी मतलब ओपेक वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने का है। अच्छा, जैसे किताब का कोई पन्ना। हाँ, या कोई तस्वीर। ठीक है। अब तीसरा प्रकार, जो शायद सबसे असरदार है, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। एकदम सही। ये सबसे प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि इसमें देखना और सुनना दोनों एक साथ होता है। मतलब एक से ज्यादा इंद्रियां काम करती हैं। जी, टेलीविजन, कंप्यूटर, सिनेमा, वीडियो क्लिप और आजकल जो स्मार्ट क्लास होती हैं, वो इसके बेहतरीन उदाहरण है। और चौथा और आखिरी प्रकार, वो है क्रिया सहायक सामग्री, एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स। अच्छा, एक्टिविटी सेंटर्ड। इसका मूल सिद्धांत है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। इसमें छात्र खुद गतिविधि में हिस्सा लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो क्षेत्र भ्रमण होगा, फील्ड ट्रिप। बिल्कुल, जैसे किसी ऐतिहासिक जगह पर जाना। इससे छात्र को प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और ये बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत ज्यादा। संग्रहालय मतलब म्यूजियम और भाषा प्रयोगशाला यानी लैंग्वेज लैब भी इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये वर्गीकरण तो बहुत साफ हो गया। जी। अब एक ऐसे साधन की बात करते हैं जो हम सबके लिए बहुत आम है, पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक। हाँ, और इसके बारे में एक बहुत जरूरी धारणा साफ करनी होगी। वो क्या? वो ये है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का एकमात्र साधन नहीं है। अच्छा। बल्कि साधनों में से एक है। पाठ्य पुस्तक साध्य मतलब गोल नहीं है, बल्कि उस साध्य तक पहुंचने का एक साधन यानी रिसोर्स है। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होने चाहिए? इन्हें 2 हिस्सों में बांटा गया है, आंतरिक और बाह्य गुण। सही, आंतरिक गुण यानी विषय वस्तु से जुड़े हुए गुण। मतलब कंटेंट कैसा हो? हाँ, जैसे भाषा बच्चों की उम्र और उनके मानसिक स्तर के अनुसार हो। विषय वस्तु रोचक हो और असल जीवन से जुड़ी हुई हो। और उसमें कोई लिंग पूर्वाग्रह मतलब जेंडर बायस ना हो। जैसे माँ खाना बना रही है और पिता ऑफिस जा रहे हैं वाले उदाहरण। बिल्कुल, और वो रटने की जगह सोच विचार को बढ़ावा दे। सही बात है। और बाह्य गुण का मतलब हुआ उसकी बनावट से? हाँ, जैसे कागज की क्वालिटी अच्छी हो, छपाई साफ और बड़े अक्षरों में हो। कवर पेज भी आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। बिल्कुल, और जिल्द मतलब उसकी बाइंडिंग मजबूत हो ताकि वो साल भर चल सके। पाठ्य पुस्तक के अलावा भी कुछ बहुत दिलचस्प और प्रभावी साधन हैं, जैसे कि वास्तविक पदार्थ, रियालिया। हाँ, रियालिया, ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसका मतलब है कक्षा में असली चीजों को लेकर आना। अच्छा, असली चीजें। हाँ, जैसे फल पढ़ाते समय असली सेब या केला दिखाना। इससे क्या होता है,
शब्द और वस्तु के बीच एक सीधा संबंध बनता है। और बच्चा आसानी से सीखता है। बिल्कुल इसके अलावा बाल साहित्य भी है, चिल्ड्रंस लिटरेचर। जी। बच्चों में पढ़ने का कौशल और भाषा का विकास करने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें कहानियां, कविताएं, चित्रकथाएं मतलब कॉमिक्स होती हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। हाँ, पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी बच्चों को समसामयिक घटनाओं, करंट अफेयर से जोड़ते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब परीक्षा के लिए कौन से बिंदु सबसे जरूरी हैं? देखिए, 3 मुख्य बातें याद रखनी चाहिए। पहला, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सामग्री रंगीन और आकर्षक होनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान खींचा जा सके। बिल्कुल। दूसरा, सामग्री सस्ती मतलब लो कॉस्ट या बिना लागत नो कॉस्ट वाली होनी चाहिए। मतलब रचनात्मकता पैसे से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरा ये कि साधन वही अच्छा है जो शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करे। चाहे वो कितना भी महंगा या सस्ता क्यों ना हो, अगर वो सिखाने के लक्ष्य को पूरा नहीं करता तो वो बेकार है। मतलब उद्देश्य सबसे पहले है। बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य बच्चे को सिखाना है, न कि फैंसी गैजेट्स का प्रदर्शन करना। ये तो बहुत जरूरी बात है। हाँ, और यहीं से एक जरूरी सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और AI ट्यूटर्स जैसे डिजिटल साधन बढ़ रहे हैं, तो क्या ब्लैक बोर्ड या वास्तविक पदार्थ जैसी पारंपरिक शिक्षण सामग्रियां अपनी जगह खो देंगी, या फिर उनका महत्व एक नए और ज्यादा रचनात्मक रूप में हमारे सामने आएगा? ये सोचने वाली बात है। अगला टॉपिक है मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि बच्चों के सीखने को कैसे परखा जाए, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो डराए नहीं बल्कि रास्ता दिखाए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मूल्यांकन को एक स्ट्रेसफुल फाइनल एग्जाम से बदलकर एक लर्निंग GPS में कैसे बदला जा सकता है। ये शिक्षण से जुड़ी परीक्षाओं के लिए एक बेहद जरूरी टॉपिक है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलकर समझते हैं। सबसे पहले जब हम मूल्यांकन या असेसमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत परीक्षा, नंबर और रिजल्ट का ख्याल आता है। क्या ये सिर्फ इतना ही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग मूल्यांकन को नंबर और पास फेल से ही जोड़कर देखते हैं। लेकिन असल में वो मूल्यांकन का एक बहुत छोटा, कह सकते हैं पुराना मकसद है। आधुनिक शिक्षा में मूल्यांकन का असली उद्देश्य बच्चे पर जज बनना नहीं है, बल्कि एक कोच की तरह उसकी कमियों को पहचानकर उसे सुधारने में मदद करना है। अच्छा। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, ये पता लगाना कि बच्चे को सीखने में कहाँ और क्यों मुश्किल आ रही है। दूसरा, ये जांचना कि टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो तरीका कितना असरदार है। और तीसरा, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी उसके चहुमुखी विकास को समझना। अच्छा, तो ये सिर्फ बच्चे का टेस्ट नहीं है बल्कि टीचर के पढ़ाने के तरीके का भी टेस्ट है। यहीं पर मैंने एक टर्म बहुत सुना है, CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। NCF 2005 और RTE 2009 दोनों इस पर बहुत जोर देते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसमें 2 शब्द हैं, सतत और व्यापक। बिल्कुल। सतत यानी कंटिन्यूअस का मतलब है कि मूल्यांकन साल के आखिर में होने वाली एक 3 घंटे की परीक्षा नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो पढ़ाने के साथ साथ हर दिन चलती है। हर दिन? हाँ, हर दिन। इसे ऐसे समझिए कि ये एक फिटनेस ट्रैकर की तरह है जो दिन भर आपकी एक्टिविटी पर नजर रखता है, न कि सिर्फ साल में एक बार आपका वजन करने वाली मशीन की तरह। क्लास में बच्चे से सवाल पूछना, उसे ग्रुप एक्टिविटी में देखना, उसका होमवर्क चेक करना, ये सब सतत मूल्यांकन का हिस्सा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब सीखने की पूरी यात्रा को महत्व दिया जा रहा है, न कि सिर्फ आखिरी मंजिल को। और दूसरा शब्द है व्यापक यानी कॉम्प्रिहेंसिव। इसका क्या मतलब है? व्यापक का मतलब है कि हम बच्चे के सिर्फ एक पहलू मतलब उसकी किताबी नॉलेज को नहीं जांचेंगे, बल्कि उसकी पूरी पर्सनालिटी को देखेंगे। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है शैक्षिक पक्ष, स्कोलास्टिक, जिसमें सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे गणित, विज्ञान, भाषा। और दूसरा जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है वो है सह शैक्षिक पक्ष, कोस्कोलास्टिक। कोस्कोलास्टिक जैसे वो खेल कूद में कैसा है, संगीत या कला में उसकी रुचि, उसका व्यवहार, अनुशासन और टीम में काम करने की क्षमता। CCE का असली मकसद यही है, बच्चे की पूरी तस्वीर देखना, न कि सिर्फ उसकी मार्कशीट। ठीक है, तो CCE एक ओवरऑल चेकअप है जो लगातार चलता रहता है। अब जब मूल्यांकन किया जाता है तो मैंने सुना है इसके 2 बहुत
महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं, रचनात्मक और योगात्मक, फॉर्मेटिव और सबमिटिव असेसमेंट। ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें अक्सर कंफ्यूजन भी होता है। हाँ, और इनके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये रचना के दौरान होता है, मतलब जब सिखाने की प्रक्रिया चल रही होती है उसके बीच में। बीच में? जी, इसका मकसद बच्चे को ग्रेड देना नहीं, बल्कि उसे लगातार फीडबैक देना है ताकि वो सुधार कर सके। बिल्कुल, ताकि वो सुधार कर सके। इसीलिए इसे अधिगम के लिए आकलन यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। ये सीखने में मदद करने के लिए है। मतलब ये एक तरह से नेट प्रैक्टिस की तरह, फाइनल मैच से पहले। आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी। क्लास में होने वाले क्विज, प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशन, होमवर्क, ये सब रचनात्मक आकलन के ही उदाहरण हैं। इसका कुल वेटेज 40% होता है। यहाँ टीचर एक कोच की भूमिका में है। अच्छा, कोच की भूमिका में। हाँ, जो खिलाड़ी को बताता है कि तुम्हें अपना फुटवर्क सुधारने की जरूरत है। इसका लक्ष्य सुधार है, फैसला सुनाना नहीं। और फिर आता है दूसरा प्रकार, योगात्मक आकलन, समिटिव असेसमेंट। तो अगर रचनात्मक आकलन नेट प्रैक्टिस है तो ये फाइनल मैच हुआ। एकदम सही। योगात्मक आकलन सत्र या टर्म के अंत में होता है, जैसे छमाही या सालाना परीक्षा। इसका मकसद ये देखना है कि बच्चे ने पूरे सत्र में कुल कितना सीखा। यहाँ एक तरह का फैसला सुनाया जाता है, जैसे ग्रेड देना, पास या फेल घोषित करना। अच्छा, इसीलिए इसे अधिगम का आकलन कहते हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये सीखने को मापने के लिए होता है। इसका वेटेज 60% होता है। तो एक सुधार के लिए और दूसरा निर्णय के लिए। बिल्कुल। तो ये साफ हो गया, एक प्रक्रिया के दौरान, दूसरा अंत में। एक का मकसद फीडबैक, दूसरे का मकसद जजमेंट। अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानकारी इकट्ठा करने के लिए टीचर के पास क्या-क्या टूल्स या औजार होते हैं। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे शक्तिशाली टूल आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो? हाँ, ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। पोर्टफोलियो असल में बच्चे के कामों का एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है। सोचिए, एक फाइल या फोल्डर है जिसमें टीचर बच्चे के साल भर के सबसे अच्छे कामों के नमूने इकट्ठा करता है। जैसे उसकी सबसे अच्छी ड्राइंग, उसका लिखा कोई निबंध, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा, कोई वर्कशीट। तो ये एक तरह से बच्चे की बेस्ट वर्क की एल्बम हो गई। इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये बच्चे की प्रगति को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि साल की शुरुआत में उसकी लिखावट कैसी थी और अंत में कैसी है। ये किसी एक दिन के प्रदर्शन पर आधारित नहीं है। सही बात है। कल्पना कीजिए, किसी फिल्म को सिर्फ उसके आखिरी 2 मिनट देखकर समझने की कोशिश करना। ये एक फाइनल एग्जाम जैसा है। और पोर्टफोलियो उस फिल्म के बिहाइंड द सीन्स फुटेज की तरह है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जो दिखाता है कि किरदार कैसे विकसित हुए। इसीलिए प्राइमरी लेवल पर इसे मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ये तो वाकई बहुत दमदार तरीका है। पोर्टफोलियो के अलावा और कौन से जरूरी टूल्स हैं? पोर्टफोलियो के अलावा एक और बहुत सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन? हाँ, यानी बच्चों को उनकी सामान्य गतिविधियों के दौरान देखना। वो क्लास में कैसे सवाल पूछते हैं, ग्रुप में काम करते हुए दूसरों की मदद करते हैं या नहीं, ये सब। फिर एक और दिलचस्प चीज है उपाख्यानात्मक अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहा है, उपाख्यानात्मक अभिलेख। हाँ, नाम मुश्किल है पर काम बहुत आसान है। ये बस किसी खास घटना का एक छोटा सा लिखित नोट है। जैसे टीचर अपनी डायरी में लिख ले, आज रिया ने अपना लंच उस बच्चे के साथ शेयर किया जो लंच नहीं लाया था। अच्छा, ये छोटी सी बात बच्चे की मार्कशीट में तो नहीं दिखेगी, पर उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। सही है। इनके अलावा चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल्स भी होते हैं। चेकलिस्ट में जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में होता है, और रेटिंग स्केल में 1 से 5 के पैमाने पर किसी गुण को आंका जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे के सीखने और व्यवहार को समझने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। अब मान लीजिए इन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके टीचर को पता चलता है कि एक बच्चे को किसी खास टॉपिक में दिक्कत आ रही है। जानकारी मिल गई, अब आगे क्या? और यहीं हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। जानकारी इकट्ठा करना पहला कदम है, लेकिन उस जानकारी का इस्तेमाल करना ही असली काम है। ये 2 स्टेप की प्रक्रिया है, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। यानी डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग। बिल्कुल।
पहला स्टेप है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहाँ निदान का मतलब है कारण का पता लगाना। जैसे डॉक्टर करता है? हाँ, जैसे डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले बीमारी की असली वजह जानने के लिए ब्लड टेस्ट करता है, वैसे ही टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये पता लगाता है कि बच्चे को सीखने में कहाँ और क्यों मुश्किल हो रही है। इसका मकसद ये जानना नहीं है कि रोहन को गणित नहीं आती, बल्कि ये जानना है कि रोहन को गणित में हासिल वाले जोड़ में दिक्कत है। ये समस्या की जड़ तक पहुंचता है। और एक बार जब समस्या की जड़ का पता चल गया, तब आता है स्टेप 2। हाँ, तब आता है असली इलाज, जिसे हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट से जो कमियां पता चली हैं, उन्हें दूर करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, वो सब उपचारात्मक शिक्षण है। जैसे उस बच्चे के लिए मुश्किल टॉपिक को दोबारा किसी और आसान तरीके से पढ़ाना, उसे कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट्स देना या फिर ऑडियो वीडियो की मदद से समझाना। ये हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड इलाज है, और ये क्रम हमेशा याद रखना चाहिए, पहले निदान फिर उपचार। तो टीचर एक तरह से एजुकेशनल डॉक्टर बन जाता है। अब इन सब बातों का असर एक फाइनल क्वेश्चन पेपर पे कैसे पड़ता है? क्या एक अच्छे प्रश्न पत्र की भी कुछ खासियतें होती हैं? बिल्कुल होती है। एक अच्छा प्रश्न पत्र बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट? हाँ, ये उस पेपर का आर्किटेक्चरल प्लान या नक्शा होता है। इसमें पहले से ही तय कर लिया जाता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आएंगे, कितने सवाल आसान होंगे, कितने मुश्किल। ये सुनिश्चित करता है कि पेपर बैलेंस्ड हो और पूरे सिलेबस को कवर करे। और इसमें सवालों के प्रकार भी जरूरी होते होंगे। मैंने सुना है कुछ ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड प्रश्न होते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हैं बंद अंत वाले प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही सही जवाब होता है। जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। बस, इसका जवाब फिक्स्ड है। ये बच्चे की याददाश्त को परखते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अच्छा, वो सवाल जिनके एक से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं। ये तो सुनने में अजीब लगता है। अजीब लग सकता है, लेकिन ये बच्चे की क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब अलग अलग दिशाओं में सोचने की क्षमता को परखते हैं। जैसे सवाल हो सकता है, अगर तुम्हें एक दिन के लिए अपने शहर का मेयर बना दिया जाए तो तुम क्या 3 बड़े बदलाव करोगे? इसका तो कोई एक सही जवाब नहीं है। बिल्कुल, हर बच्चे का जवाब उसकी सोच को दर्शाएगा। एक अच्छा पेपर इन दोनों तरह के सवालों का मिश्रण होता है। इसके अलावा मैंने वैधता और विश्वसनीयता के बारे में भी पढ़ा है, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। ये क्या है? ये किसी भी अच्छे टेस्ट के 2 सबसे जरूरी गुण हैं। वैधता या वैलिडिटी का मतलब है सही काम के लिए सही टूल का इस्तेमाल। अच्छा। आप किसी का कद नापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह अगर आप बच्चे की गणित की जोड़ करने की क्षमता जांचना चाहते हैं, तो सवाल की भाषा इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि वो सवाल ही ना समझ पाए, वरना वो भाषा का टेस्ट बन जाएगा। सही बात। और दूसरा है विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी। इसका मतलब है लगातार एक जैसा नतीजा देना। अगर आप एक वजन तौलने की मशीन पर 3 बार खड़े होते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि वो हर बार लगभग एक ही वजन दिखाएगी। बिल्कुल। एक विश्वसनीय टेस्ट भी ऐसा ही होता है। अगर उसकी कॉपी को कोई भी टीचर जांचे या कितनी भी बार जांचा जाए, तो मिलने वाले नंबर लगभग एक जैसे ही होने चाहिए। ठीक है। तो अंत में अगर हमें इस पूरी चर्चा को कुछ की पॉइंट्स में समेटना हो, जिन्हें एक एग्जाम कैप्सूल की तरह याद रखा जा सके, तो वो क्या होंगे? सबसे पहली और जरूरी बात, मूल्यांकन का माहौल डर से मुक्त होना चाहिए। इसका मकसद बच्चे को डराना नहीं, सिखाना है। दूसरी बात, बच्चों की आपस में तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा यूनिक है और अपनी रफ्तार से सीखता है। ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट ही मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं है। पोर्टफोलियो, अवलोकन, चर्चा, प्रोजेक्ट्स, ये सब भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमने मूल्यांकन के सही अर्थ से शुरुआत की, फिर सीसीई के बड़े कॉन्सेप्ट को समझा, उसके 2 प्रकार रचनात्मक और योगात्मक के बीच का अंतर जाना, पोर्टफोलियो जैसे जरूरी टूल्स को देखा और आखिर में निदान और उपचार के सबसे महत्वपूर्ण चक्र को समझा। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या? अगर हम सब ये मानते हैं कि मूल्यांकन का असली मकसद नंबर देना नहीं, बल्कि बच्चे की प्रगति को देखना है, तो फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जिसमें माता-पिता और समाज भी शामिल हैं,
कैसे इस सोच की तरफ मोड़ा जा सकता है ताकि वो एक अकेली फाइनल परीक्षा के दबाव और नंबरों की दौड़ से बाहर निकल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।